नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक से 4 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले इस बुक का 3 टेस्ट हो चुका है और इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 जो जारी किया गया था, जिसमें 20 टेस्ट दिया गया था, और यूनिटेरिया के द्वारा जो बुक जारी किया गया उसमें 15 टेस्ट दिया गया था, और करोन जो जारी किया गया उसमें भी 15 टेस्ट दिया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो 50 सेट उधर का और 30 सेट इसका, यानी 53 सेट आपको करा दिया गया है। ध्यान रहे, इस वीडियो में जो हम आपको सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स ही करा रहे हैं, तो इसीलिए ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी और PDF अवेलेबल कराए जाते हैं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, अगर उसे नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर उन सारे टेस्टों को एक बार समय निकल कर जरूर दें ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट जरूर लगाइए जिससे इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि अब हम लोग 6 बजे सुबह में करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो ला रहे हैं, तो इसीलिए आप उसे भी देखा करिए। बहुत जल्द उसको भी शुरू किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है कि ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। कहता है ओडिशा राज्य जो है इसका सबसे बड़ा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है आपको रथ यात्रा। क्या है? रथ यात्रा। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा रथ यात्रा। तो यहाँ 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है और गणेश पूजा महाराष्ट्र का है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है असम के, क्या है? असम के महान वैष्णव संत और कहता है असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की शुरुआत की थी। तो ये जो नृत्य शैली शुरुआत की थी ये थी आपको सत्रिया। क्या है? सत्रिया। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है डिजिटल, क्या है? डिजिटल लेन देन के संदर्भ में MDR क्या है। कहता है डिजिटल लेन देन के संदर्भ में जो है ये MDR का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। 2 नंबर यहाँ ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो ये आपको बरमूडा, कौन? बरमूडा जो आपको प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा बरमूडा। ये आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नदी, क्या है? नदी डैश को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह डैश है। कहता है वह कौन सी नदी है जो जिसे बिहार का शोक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। ये जो है आपको नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और ये मार्ग बदलने में बदलती है जो बाढ़ का कारण बनता है। ये मार्ग सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में भी इसकी गिनती होती है। तो 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? जो बिहार का शोक है उसका नाम है कोसी नदी, और यह जो आपको मार्ग बदलते रहती है और यही मार्ग बदलने के कारण ये बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो 1 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में जरूर रखिएगा। ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, बिहार का शोक नदी किससे कहा जाता है, तो कोसी को। चलिए आगे है। आगे कहता बेसिलिका, क्या है? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, क्या है? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस डैश में नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। आइए देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आइए देखते हैं। इसका कहता है इसे गोवा और मांडवी, कहाँ? गोवा और मांडवी। A नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। साथ में कहता है महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे। महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे। तो ये थे आपको बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों। कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। बिंबिसार और बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों। 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी फूल जाती है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी फूल जाती है, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। कहता है वह कौन सी मिट्टी है जो फूल जाती है,
फूलने के बाद वह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये आपको काली मिट्टी है। कौन? काली मिट्टी है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो आपको इसे लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। और ये आपको सॉरी दोस्तों, ये काली मिट्टी आपको कपास के लिए कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य का है? निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में जनसंख्या वृद्धि की कम दर पिछले दशक में 20% से अधिक नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में जनसंख्या वृद्धि की कम दर पिछले दशक में 20% से अधिक नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये कौन से राज्य का समूह होगा? तो ये होगा आपको कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो यह 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का अगर पिछले दशक का 20 अगर इसका जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया जाए तो ये कर्नाटक का 15.6 था। कितना? 15.6% था। और तमिलनाडु का भी 15.6 ही था। और ये आपको केरल का 0.49 था, नहीं 4.9% इसका वृद्धि दर था केरल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? कहता है वह कौन है जिसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपको पुरंदरदास। कौन? पुरंदरदास। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। चलिए आगे है। आगे कहता है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन जो किया गया था, ये किया गया था आपको 2015 में। कब? 2015 में, 1 जनवरी 2015। डेट अगर इसका पूछा जाए तो 1 जनवरी होगा और ईस्वी 2015 होगा। तो यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। और ये जो है आपको योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है शेरशाह सूरी। क्या शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? शेरशाह सूरी जो है यह हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो ये हराया था आपको चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई में। 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की मुद्रा टाका है? कहता है भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी मुद्रा टाका है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे है। आगे कहता है कि संसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है संसद जो है इसके शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं। कहता है यह एक भारतीय नवाचार है। तो यह सही है। यह एक प्रश्न को संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के उठाया जा सकता है। यह भी सही है। कहता है यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लेखित नहीं है। यह भी सही है। तो जब 3 सही हो गया तो चौथा एग्जाम यही है, जब अगर आपको मैक्सिमम सही हो रहा हो, 3 सही हो गया तो चौथा तो ऑटोमेटिक गलत होगा। तो 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। यह कहता है संसद के प्रश्नकाल सत्र से पहले शुरू होता है, तो ये गलत है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान, कहता किस मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो यह किया है आपको केशवानंद भारती केस में। किसमें? केशवानंद भारती केस में। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया गया? कहता बिहार का 13वां नगर निगम जो है यह किस शहर को बनाया गया है? तो यह बनाया गया आपको सीतामढ़ी को। किसे? सीतामढ़ी को। तो 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। चलिए आगे कहता है कि किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था? कहता वो कौन सा वर्ष था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था? तो वह वर्ष था आपको 1765। क्या था? 1765। 4 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1765। अगर डेट पूछा जाए तो आपको 12 अगस्त। कब? 12 अगस्त। उसे डेट नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर इसमें पूछ लिया जाता है। तो 12 अगस्त 1765, ये आप ध्यान रखिएगा। और उस समय जो था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दिल्ली। क्या दिल्ली सल्तनत की एकमात्र समाग्रही ने इस अवधि के दौरान शासन किया है? तो इसकी अवधि थी 1236 से लेकर 1240 AD।
ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है रॉबर्ट हुक। क्या रॉबर्ट हुक को डैश की खोज के लिए जाना जाता है? कहता है रॉबर्ट हुक जो है इसे किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो इसे जो है आपको कोशिकाओं के खोज के लिए जाना जाता है। तो एक नंबर से आंसर हो जाएगा, कोशिकाओं के खोज के लिए रॉबर्ट हुक को जाना जाता है। एक नंबर से आंसर हो जाएगा, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी खोज जो है 17वीं शताब्दी में किया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा, 17वीं शताब्दी में। अगर एग्जैक्ट अगर ईस्वी पूछा जाए तो आपको 1665 का 1665 में। चलिए आगे है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था? कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने अपने भाषण में यह कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था? तो यह कथन जो है आपको अरविंदो घोष ने कहा था। किसने? अरविंदो घोष ने कहा था। तो ये आपको 2 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1908 में कहा था। कब? 1908 में कहा था अपने भाषण में। ये भी ध्यान में रखिएगा, किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। चलिए आगे है, कहता बंगाल विभाजन के बाद, क्या है? बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस डैश वर्ष में विभाजित हो गए और डैश वर्ष में फिर से एकजुट हो गया। कहता जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद कांग्रेस किस वर्ष विभाजित हुआ और पुनः यह किस वर्ष एकजुट हुआ है? मतलब कब विभाजित हुआ और कब एकजुट हुआ, ये दोनों इस भी आपको बताना है। तो आपको बता दें कि ये जो बंगाल के विभाजन के बाद जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसका विभाजन आपको 1905 में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ था और 1916 ईस्वी में एकजुट हुआ था। तो ये दोनों डेट यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। 1905 में विभाजित हुआ था और 1916 में एकजुट हुआ था। चलिए आगे है, कहता महास्नागार, क्या है? महास्नानागार ग्रेट बाथ जिसे कहा जाता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया? तो यह पाया गया था, कहता है यह कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया था आपको मोहनजोदड़ो में। 3 नंबर ऑप्शन से आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे है, कहता 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? कहता 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया? इन चारों भाषा जो नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सी भाषा को 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो ये इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिंधी को। किसे? सिंधी को। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा, सिंधी को नहीं जोड़ा गया था। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। कहता बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। कौन? शिवहर, ये शिवहर हो जाएगा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा शिवहर। इसकी जनसंख्या घनत्व जो है आपको 1106 है। क्या? 1106 है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको 2011 के जनगणना के डाटा पर आधारित है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1106 इसका जनघनत्व है शिवहर का। और देश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपको बिहार का ही है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा? कहता है कि वह कौन सा देश है जहां 2023 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो यह देश होगा आपको भारत। कौन? भारत। 3 नंबर से आंसर इसका हो जाएगा भारत। आगे निम्नलिखित में से कौन सी पीली क्रांति से संबंधित है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो पीली क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति से संबंधित जो है वो है आपको तिलहन। क्या है? तिलहन। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा तिलहन। आगे कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसका निर्धारक कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से, क्या इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था? कहता है इनमें से कौन है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो है मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे।
बाकी ये तीनों राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी, ये तीनों आपको चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे है, कहता है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर है। 1 रुपये के जो नोट होता है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इस पर जो हस्ताक्षर होता है ये वित्त सचिव का, क्या होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा वित्त सचिव का। आगे कहता है रेगिस्तान का, क्या रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज जो है यह किस जानवर को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपको ऊँट को। किसे, ऊँट को। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए आगे है, आगे कहता है दादा साहब, क्या दादा साहब फालेकर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। कहता है दादा साहब फालेकर पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये जो है आपको फिल्म के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दादा साहब फालेकर पुरस्कार दिया जाता है। आगे कहता है संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं। संसद में जो है गुजरात राज्य के कितनी सीटें आवंटित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 26। कितना, 26। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 26 सीटें आवंटित की गई है गुजरात के लिए। चलिए आगे है, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज जो है ये किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो ये हुआ था आपको 1885 में। कब, 1885 में। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका डेट जो था 28 दिसंबर था। क्या था, 28 दिसंबर था। ये ध्यान में रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये आपको पूछ लिया जाता है कि ये जिसमें उसमें कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे, तो 72। कितना, 72 सदस्य जो है इसमें शामिल हुए थे। और ये जहाँ शामिल, ये जो है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और जिस कॉलेज में हुआ था वो था आपको गोकुलदास, क्या था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ इसकी बैठक की गई थी। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, और आपको पूछ लिया जाता है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए आगे है, संयुक्त राष्ट्र, क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। 3 नंबर से हो जाएगा न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना आपको 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। कब, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को। कब, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 5 जून को। पहली बार जो है यह विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून, कब, 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब, 1974 ईस्वी को पहली बार, 5 जून 1974 ईस्वी को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये ईस्वी याद रखिएगा, 1974 को। चलिए आगे है, आगे कहता भारतीय में, क्या, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है। कहता भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा जो होती है निम्नलिखित में से कौन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है किसके द्वारा की जाती है, तो ये किया जाता है आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है त्रिपिटक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बौद्धों से संबंधित है। किससे, बौद्धों से संबंधित है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। चलिए आगे कहता है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस जो आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। और ये पहली बार जो मनाया गया था 1948 में। कब, 1948 में, 10 दिसंबर 1948 को पहली बार यह मानवाधिकार दिवस मनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे है,
आगे कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ 2 नंबर से आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो की गई है आपको 2011 से, कब? 2011 से इसकी शुरुआत की गई है, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में पंचायती, क्या भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? कहता भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो अनुमोदित किया गया था, यह किस समिति के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये आपको 1957 में दिया गया था, कब? 1957 में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 1957। चलिए आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? कहता है भारतीय संविधान जो है इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है, यह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है आपको 42वां संविधान संशोधन। कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है आपको 1976 में हुआ। कब? 1976 में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक बुझा रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। चलिए आगे है, आगे कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? कहता भारतीय संविधान जो है इसके किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 224 में। किसमें? 224 में। तो यहाँ 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 324 क्या है? अनुच्छेद 324 में जो है आपको चुनाव का उल्लेख किया गया है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा 324। चलिए आगे है, आगे कहता बिहार में, क्या बिहार में 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वाले जिला का सही क्रम है? कहता बिहार में 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग करने वाले जिला का सही क्रम कौन कौन सा है? ये 17-18 के आंकड़ों के अनुसार है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पटना, गया, नालंदा। कौन? पटना, गया, नालंदा। यहाँ 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम इस तरह जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर वो बीपीएससी में ये सब डाटा पूछ लिया जाता है। चलिए आगे है, कहता है कि डिस्कवरी, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था, इस पुस्तक का प्रकाशन आपको 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे ये डेट नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आप जानकारी के लिए रख लीजिए। बाकी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आपको यही पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये डेट तो बस एक जानकारी के लिए आप ध्यान में रखिएगा। आगे है वह स्थल, क्या है? वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहता है कि वह स्थल कौन सा है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो वह स्थल कौन सा है? तो वह आपको प्रयाग, क्या था? प्रयाग। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा प्रयाग। चलिए आगे है, आगे कहता चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील जो है यह कहाँ स्थित है? कि आपको उड़ीसा में स्थित, कहाँ? उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इस झील की टोटल लंबाई की बात किया जाए तो इस झील की टोटल लंबाई आपको 64, क्या है? 64.3 किलोमीटर है। क्या है? 64.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गहराई आपको 4.2 मीटर है। कितना? 4.2 मीटर इसकी गहराई है और लंबाई 64.3 किलोमीटर है। तो आपको लंबाई पूछा जा सकता है, चौड़ाई ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? चिल्का झील आपको उड़ीसा में स्थित है, तो ध्यान। चलिए आगे है, आगे कहता अंतरिक्ष में, क्या अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह सॉरी दोस्तों, कहता अंतरिक्ष में, क्या अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था? कहता है भारत का पहला उपग्रह हुआ कौन है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये था आपको आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट।
और इसका इसका इसे जो है 1975 में भेजा गया। कब? 1975 में इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। उस समय तत्कालिक सोवियत संघ के सहयोग से इसे भेजा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों, आगे कहता है कि एक अवतल दर्पण क्या है? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहता है एक अवतल दर्पण जो है इसके वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 3 नंबर 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, कहता है एक श्यामली त्वचा वाले व्यक्ति और एक गोरी त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? तो इसकी तुलना में श्यामली त्वचा वाला व्यक्ति जो है अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करता है। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का था पॉजिट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज आपको एडरसन ने किया था। किसने? एडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा, एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। आपको रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का खोज किया, रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का खोज किया था, ये भी आपको पूछ लिया जाता है। तो रदरफोर्ड किसका खोज किया था? प्रोटॉन का। और ये आपको जे थॉमसन जो है, जे थॉमसन आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किया। किसका? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स, इसका पूरा नाम जेम्स चैडविक है। चैडविक ने आपको न्यूट्रॉन की खोज किया था। एक बार फिर चारों को देख लीजिए शुरू से। रदरफोर्ड जो है आपको प्रोटीन का खोज किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। जे थॉमसन जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किया है। और जेम्स चैडविक जो है आपको न्यूट्रॉन का खोज किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है? तो ये एडरसन ने किया था। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। ये चारों आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में उलट पुलट करके पूछा जाता है ज़्यादातर। आगे दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। कहता है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए किसे काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलिए आगे है। आगे का था ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर जो है यह क्या है? तो ट्रांसफार्मर आपको यह एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था बैटरी में कौन सी धारा होती है? बैटरी जो होती है इसमें कौन सी धारा होती है? तो बैटरी में आपको डीसी धारा होता है। क्या होता है? डीसी धारा होता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा डीसी धारा। कहता है कि 3 एम्पियर की धारा होती है। 3 एम्पियर की धारा होती है या क्या होती है? तो 3 एम्पियर की धारा आपको 3 CS माइनस पावर 1 कूलम्ब होता है। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारक क्या होता है? तारों का टिमटिमाना जो होता है इसका आंशिक कारक क्या होता है? तो इसका आंशिक कारक जो होता है यह होता है विवर्तनीय। क्या होता है? विवर्तनीय अपवर्तनांक। 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्या है? पायरोमीटर। पायरोमीटर में मापा जाता है। पायरोमीटर जो है इसमें किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर में आपको 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के भाप को ताप को मापा जाता है। कहता है 800 डिग्री से ऊपर के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है विशिष्ट ऊष्मा। क्या विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है? विशिष्ट ऊष्मा जो है इसका क्या मात्रक है? तो यह होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? कहता है कि ध्वनि का वेग जो होता है किस ताप पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 0 डिग्री पर। कहाँ? 0 डिग्री पर। 1 नंबर से आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पर। चलिए आगे है। आगे कहता है सेकेंड पेंडुलम की आवर्तकाल होती है। सेकेंड पेंडुलम जो है इसकी आवर्तकाल क्या होती है? तो इसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। क्या होता है? 2 सेकंड का होता है। 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भले ही सेकेंड पेंडुलम सेकेंड लोलक का आवर्त यह आपको सेकेंड लोलक करके पूछा जाता है। सेकेंड लोलक या फिर सेकेंड पेंडुलम सिर्फ इसका नाम है, और इसका आवर्तकाल जब भी पूछा जाता है तो कन्फ्यूजन में एक कभी नहीं मारिएगा। एक जाने और एक आने दोनों मिलाकर 2 सेकंड का होता है। तो 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी पेंडुलम या फिर सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो होता है 2 होता है, 2 सेकंड का होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि
पारे क्या है, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है। कहता पारे और कांच जो होता है इसके बीच का स्पर्श कोण क्या होता है, तो इसके बीच का स्पर्श कोण 135 डिग्री होता है। क्या होता है, 135 डिग्री होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर आपको 10⁻5 पास्कल होता है। क्या होता है, 10⁻5 पास्कल होता है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए दाब का सही मात्रक बार होता है। क्या होता है, बार होता है, सॉरी पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए आगे है, कथा दूध की शुद्धता। क्या है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो यह मापी जाती है आपको लेक्टोमीटर से। किससे, लेक्टोमीटर से। 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए आगे है, कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मूल्य तत्व क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर। क्या होगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता क्या है, कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है। कहता कृषि कार्य में प्रयोग में लाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक जो यूरिया होता है, इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46 होता है। कितना, 46% होता है। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 46%। यह एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 46%। कितना, 46%। चलिए आगे है, आगे कहता है सॉरी दोस्तों, आगे कहता निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन है। कहता निम्नलिखित में अश्रु गैस जो है इसका घटक कौन है, तो आपको क्लोरोपिक्रीन। कौन, क्लोरोपिक्रीन जो आपको अश्रु गैस का घटक होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सुरमा। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। सुरमा का जो निर्माण होता है इसके निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो एंटीमनी का। किसका, एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर से आंसर हो जाएगा एंटीमनी का। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आपको सबसे कम वायु प्रदूषण करता है, तो 2 नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, जो सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। कहता एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड सही है, कॉपर का सिनेवार सही है, जिंक का कैलामाइन यह गलत है। क्या है, यह गलत दिया गया है। सॉरी दोस्तों, ये एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है, सही है। ये कॉपर का सिनेवार नहीं होता है, सिनेवार पारा का, किसका, पारा का होता है। तो ये आपको 2 ही गलत हो जाएगा। बाकी जिंक का कैलेमाइन और आयरन का हेमेटाइट ये तीनों सही है, 2 नंबर गलत है जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है, कॉपर का अयस्क कैल्कोपायराइट होता है। क्या, कैल्कोपायराइट होता है या फिर बेनियाइट होता है, ये होता है। और सिनेबार तो पारा का अयस्क होता है। किसका, सिनेबार जो है आपको पारा का अयस्क होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पारा का अयस्क क्या होता है, तो सिनेबार होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। आगे कहता मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है। कहता हुआ कौन सा तत्व है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो ये सोडियम है। क्या है, सोडियम है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए आगे है, आगे कहता है शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है। कहता शरीर का वो कौन सा भाग है जिसमें पीत रस क्या है, पीत रस का उत्पादन होता है। कहता शरीर का वो कौन सा भाग है जिसमें पीत रस का उत्पादन होता है, तो यह यकृत में होता है। किसमें, यकृत में होता है। 4 नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत में। और पीत का पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 7.7 होता है। क्या होता है, पीत रस का पीएच मान 7.7 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता मानव शरीर। क्या, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। कहता मानव शरीर का वह कौन सा एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित या फिर पुनः सृजित हो सकता है, तो वो है आपको जिगर। क्या है, जिगर। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता पेलाग्रा। क्या है, पेलाग्रा और एस्कर्विक क्रमशः कौन सी विटामिनों की कमी के कारण होता है। कहता पेलाग्रा और एस्कर्विक रोग जो है क्रमशः कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेलाग्रा जो होता है आपको विटामिन B3 के कमी से, और एस्कर्विक रोग जो होता है विटामिन C के कमी से। तो 2 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल
रहा होगा, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सफल हो सके। जो भी मेहनत लगता है वो सफल हो ताकि ये मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल सके। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द आपको मुश्किल से 1-2 दिन में ही आपको 6 बजे सुबह में करंट अफेयर्स रिवीजन का वीडियो लाया जाएगा, जो कि आपको बीपीएससी और ग्रुप डी और बीएसएससी सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करना जरूरी होता है, नहीं तो आप एग्जाम टाइम में ढेर सारा करंट अफेयर्स लाकर उसी समय पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो रिवीजन आप वहाँ कर सकते हैं, एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1-2 दिन में बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।